Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 3, and which is about performance specification of systems. And the viewpoint of this chapter is to examine how a control system responds to commands or external inputs. That is, how a control system tracks some input. Particularly, we will be interested in the response of the systems to the inputs. Those are powers of T, like the unit step, the RAM, the parabolic inputs. We will be giving these inputs as the commands to the system, and we will see that how a system which is acting as a tracking system, how the system tracks these inputs. Now, suppose हमारे सामने, but before moving to tracking system, what is a tracking system? Which is a control system that creates an output that follows the input to some level of tolerance. मकसद ये है कि जो भी input आपने किसी control system को दी है, which is acting as a tracking system, then what that system is doing, it is following that input to some level of tolerance. ठीक है, steady state तक पहुंचते पहुंचते the requirement is कि वो उसके जो input है वो उसको जो external input है उसको reach करे. ठीक, ये हमारे सामने एक system है. Transfer function जो है इसका given है, and in fact that's the transfer function of an elevation control system of some dish antenna, and हमने इसको input दी है, step input जो है वो दी है. So as a result of that, what happens, the YFS will be equal to YFS will be containing the forced component and the natural component. Meman, are you sitting? Ibrahim? Yes, sir. Ibrahim? Yes, sir. ओके, इब्राहिम, ये हमारे सामने एक सिस्टम है YFS, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इसके पोल्स जो हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड होंगे. कैन यू प्लीज टेल मी? सर एक तो सर हमारा जो सर सिस्टम का इटसेल्फ पोल तो सर ये डिफाइंड बाय इसका मैं जो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक पोल्स की बात कर रहा हूँ. मैं सिस्टम ओपन लूप सिस्टम जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. मैं इनपुट के उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ. सर इसका एक पोल प्लेस्ड होगा सर -2 + 46 J के ऊपर सर. -2 + 46 J मतलब सर मतलब हमारे जो है लेफ्ट हाफ प्लेन में 2 के ऊपर सर √46 पे प्लेस्ड रहेगा. मतलब 46 के कहाँ से आया है? सर √46. √46, और ये कहाँ से आया आपके पास? सर ये जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास फंक्शन उसकी डिनोमिनेटर से सर. गुड. इसका मतलब ये है, वेरी गुड इब्राहिम, इसका मतलब ये है कि आपने ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिया s square plus 4s plus 50, and after that you have just completed the square वाला मामला है, यानी just s plus 2 whole square plus मेरा ख्याल है जो आप 6, it would be around 6.78 something like that. ठीक है जी, जैसे आप 46 अंडर रूट की बात कर रहे थे. सो -2, this is the location -2, and suppose पोल्स जो हैं वो आपके सिस्टम के वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, एंड दिस इज ओमेगा विच इज 6.78 -6.7. एग्रीड? यस सर. ओके, मेमन आप बैठे हुए हैं? ईशा, व्हाट इज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी? Sir, omega n √50. √50. ठीक है, तो क्या ईटा विल बी इक्वल टू zeta will be equal to what? Eta is equal to
It is sigma over omega n, isn't it? Yes, sir. Okay. सवाल पूछने का मतलब यह है कि जाग जाएं सारे, और आपसे पूछ इस वजह से रहा हूं क्योंकि आप लोग जवाब दे देते हैं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से आप लोगों से पूछ रहा हूं ताकि बाकी भी शायद सुन के कुछ ना कुछ अफाका हो जाए। जी इरफान। जी सर। जी सर बोले ना, सवाल तो सबसे हो रहा होता है ना, फिर जी सर का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज सर जीटा? सर कैलकुलेशन कर ईशा कैलकुलेशन हुई आपकी? सर कर रही हूँ, एक सेकेंड। बेटा कैलकुलेटर सारे अपने साथ रखा करें। सर 0.294 होना चाहिए सर। मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चले मैं लिख देता हूँ 0.294। जी इरफान यही वैल्यू है? सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये कौन सी ऐसी बड़ी कैलकुलेशन है, क्या हो गया है? सर इसके अंदर 2 डिवाइडेड बाय 6.78 सर करना है। ये कौन साहब है? सर मैं हूँ सर इब्राहिम। इब्राहिम आपसे तो ये सवाल बनता है। सर 0.282। अच्छा जी, नया 0.282 आ गया है। इब्राहिम, व्हाट दिस characteristic polynomial is s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So square root 50 से आप omega n देख लें क्या आता है. That would be something more than 7.1, something like that. क्या ख्याल है? राइट सर, राइट सर। एंड देन मुझे करेक्ट वैल्यू बता दो ना, अब कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 7.07 हैं? अब 0 पॉइंट क्या हो गया है? 0 पॉइंट नहीं वैल्यू है 7.07 अंडर रूट 50 का आपने बताया सर। नहीं बेटा, मैं जीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ। यस जाग जाओ मेरा बच्चा, सर जाग जाओ। 0.28 सर 0 0.282 0.29 बेटा एक वैल्यू बताओ ना, दो दो क्यों बता रहे हो? 0.28 0.28 0 0 ये पॉइंट नीचे वाली है जो 0.282 चल 0.28 जो है ना हमने वैल्यू। चल इरफान, ये अनडैम्प्ड सिस्टम है या ओवरडैम्प्ड सिस्टम है? कम ऑन जल्दी जल्दी, शाबाश। अंडर डैम्ड सर। Underdamped, great, zabardast. Underdamped because the value of zeta is between 0 and 1, so the poles are on the circle of omega n पे आपके poles जो हैं वो move कर रहे हैं. Okay, so let's move back to the example. YFS is equal to this thing, and from here we can get your force component and natural component. और अगर मैं interested हूँ कि यहीं से मैं चाह रहा हूँ कि अपना YFT लिखना है, any volunteer who can directly tell me what will be my YFT. क्योंकि अब आपको पोल्स की लोकेशन और ये सारी चीजें पता है। कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि बगैर ये सारा काम किए हुए इसको टाइम डोमेन में लेके जा सके, इसके फ्रैक्शन करे और फिर रूट्स निकाले, एक जनरल एक्सप्रेशन YFT का कोई बंदा बता सकता है? व्हाट विल बी YFT?
जी हाजिक, सर आपने पूछ लिया, अब किससे लिया है? नहीं हंसने की बात तो नहीं है, आप भी उसी तरह क्लास में बैठे हैं। नहीं सर, बैठा हुआ तो हूँ बेशक। मेमन आप मौजूद हैं? ओके, 1/s को अगर हम लेके जाना चाहें तो दैट वुड बी 1, दैट्स द फोर्स्ड कंपोनेंट, एंड देन सम कांस्टेंट, मैं उसको मैं जनरलाइज्ड टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, ए ई रेज़ टू पावर, जो डिकेइंग टर्म है उसमें क्या होगा, द रियल कंपोनेंट इज दिस थिंग, सो ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, जो कि आपका रियल कंपोनेंट है आपके पोल्स की लोकेशन का, कोसाइन ओमेगा टी, व्हाट इज ओमेगा, 6.78 t plus some angle which is, चलिए मैं इसको थीटा कहता हूं. So that's the generalized expression, and if you are really interested then you can find out the values of this a and that angle as well. ठीक है, and the important thing is अगर आप गौर से देखें तो that's the force component, ठीक है, and that was the natural component. Natural component die down कर रहा है, टाइम कांस्टेंट क्या है इसमें, 0.5 सेकेंड, एंड फाइनली स्टेडी स्टेट में ये रीच कर रहा है आपके यूनिट रेफरेंस इनपुट को, जो कि आपके पास फोर्स कंपोनेंट था. सो इस बात का मतलब ये है कि ट्रैकिंग सिस्टम ने क्या किया है, ट्रैकिंग सिस्टम का जो नेचुरल कंपोनेंट था वो डाई डाउन हुआ है, एंड एट द सेटलिंग टाइम और एट द स्टेडी स्टेट क्या हुआ कि उसने अप्रोच कर दिया है आपकी जो रेफरेंस इनपुट थी वहां तक पहुंच गया. इस बात का मतलब है कि एरर जो है वो जीरो हो गया है. ठीक, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग, what the tracking system is doing, because it has YFT has the force component, the output of the control system has the force component and the natural component. The natural component dies down with the time constant, यहाँ से नजर आ रहा है time constant is 1/2 which is 0.5 tau की बात कर रहा हूँ. So time constant 0.5 के साथ वो decay कर रहा है and zero हो जाएगा time natural component, and the actual output will be reaching to the force component. So that's in fact the tracking. Agreed? सर काइंडली दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी क्यों नहीं कर सकते, आपका नाम क्या है? ईशा. जी ईशा, जरूर क्यों नहीं करेंगे. देखिए आपके पास YFT जो है ये आप पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हैं कि ये हमारे पास दैट्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. इसके अंदर फोर्स कंपोनेंट भी है, इसके अंदर नेचुरल कंपोनेंट भी है, एंड वी हैव ऑब्टेन इट फ्रॉम हियर. ठीक है ना, YFS इज इक्वल टू TFS 1/s से यहाँ से हमने किया, ये उसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन था. और अगर मेरे पास टाइम हो तो आई कैन सॉल्व फॉर दीज एज वेल, जो कि हमने यहाँ पे उसका आंसर जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि हाउ दैट A वाज कैलकुलेटेड एंड हाउ दैट थीटा वाज कैलकुलेटेड. बट ये जो मेन चीज़ है कि हाउ द सिस्टम, हाउ द आउटपुट इज डिकेइंग, दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियल कंपोनेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द पोल which is -2 पे आपके पोल पड़े हुए, and 6.78 is the omega frequency of oscillation. So -2t cosine 6.78t. So that's the natural component, and we are saying that natural component of the system will be decaying, and that is dying down with a time constant of 0.5, and a time will come which is in fact the steady state value जब आपको मिलेगी, या आपका settling time जब आपका achieve होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला पोर्शन जो है that would be die down, that would be zero, and you will be approaching to this force component which is the external input. Have I answered your question, Isha? Yes sir. Okay, so अगर आप इसको देखें, the tracking of the relatively slowly varying arbitrary input को अगर हम देखें, ये देखिए अब हमने चेंज किया है, हमने इनपुट को चेंज किया है RFT को, and of course these response will be changed as well. ठीक, यहाँ पे साइनोसॉइड अगर दे रहे हैं तो इस बात का मतलब ये है कि एवरीथिंग विल बी चेंज, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किस तरह से ट्रैकिंग हो रही है. अब जरा गौर से देखें, द सिस्टम ट्रैक्स द स्लोली वेरिंग आर्बिट्रेरी इनपुट रीजनेबली वेल इनिशियली, फिर वही पीक ओवरशूट हुई, एंड
जब आप सेटलिंग टाइम पे या स्टेडी स्टेट में पहुंचे तो उसने ट्रैक करना शुरू कर दिया, बिकॉज द नेचुरल कंपोनेंट डाइड डाउन एंड फाइनली यू हैव रीच टू द रेफरेंस इनपुट। लेकिन जब देखिए कि आपकी इनपुट जो है वो वेरी कर रही है, बहुत फास्ट वेरी कर रही है, उस केस में आपका ये जो सिस्टम है विच वाज इनफैक्ट ट्रांसफर फंक्शन था आपके एलिवेशन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द डिश एंटीना का, जो फास्ट इनपुट जो आपकी अगर आ रही है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो इस बात का मतलब है कि वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एक अच्छे ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर सेटलिंग टाइम कम हो सर। Great. So the natural response of a tracking system, जो कि of course settling time से associated है, that decays rapidly and without excessive fluctuation. Fluctuations जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी जो है, as our friend said, कि जितनी जल्दी जो है ये अपनी steady state value को पहुंच जाए, natural response जो है वो die down कर जाए। चाहे इस केस में अगर आप देखें इधर भी यही हो रहा है, और इस केस में अगर आप देखें तो इधर भी यही हो रहा है कि फ्लक्चुएशंस थोड़ी हों और आपके पास जो है सेटलिंग टाइम वो थोड़ा हो, या आपको कहना चाहिए कि नेचुरल रिस्पांस जो है वो जल्दी डाई डाउन कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर या ट्रैकिंग सिस्टम है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। सो द गुड ट्रैकिंग सिस्टम हैज अ नेचुरल रिस्पांस दैट डिकेज रैपिडली विदाउट एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस, यानी उसके अंदर ऑसिलेशंस जो है आपके रिस्पांस के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। And the natural response of the system depends on the initial conditions, we know it, and that is not affected by the reference input. यानी जब हम बात कर रहे हैं अपने natural response की, तो ज़रा यहाँ पे देखें, natural response जो है it has nothing to do with your input. It is in fact associated with the initial conditions. So इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप इनपुट ये डाई डाउन करेगा तो अल्टीमेटली यू हैव टू रीच टू द रेफरेंस इनपुट पे ही पहुंचना है। सो द फोर्स्ड रिस्पांस कंपोनेंट which is in fact the tracking system response, so after the natural response component will be dying down, that should be tracking to the reference input. Any questions? Ibrahim, Isha, Meman? No sir, no questions. Okay, great. Okay ji. Now a new term is being introduced here, because we know natural response, we know damping. Now we are introducing a new term, relative stability. ठीक, in fact आप alternatively इस चीज से वाकिफ हैं, लेकिन as a term, as a definition, you will be watching it, observing it first time. So the relative stability of the system is the distance into the left half of the complex plane from the imaginary axis to the nearest characteristic root or roots. So ये मेरी जो distance है, जो nearest j omega axis के साथ पड़े हुए हैं poles, इनसे जो distance है j omega axis से, that is called relative stability. By the way, ये जो pole रखे हुए हैं इनको क्या कहते हैं हम? हाजिक? Dominant pole sir. हाजिक, इन poles को क्या कहते हैं हम? जी इरफान? सर ये हाँ इरफान बता दें। डोमिनेंट पोल सर। Dominant poles. Okay. So the distance of the dominant poles from the j omega axis is called relative stability. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे ये जो पोल्स पड़े हुए हैं ये आपके डिस्टेंस 2 पे पड़े हुए हैं, सो द रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो आपकी 2 यूनिट्स है। ठीक हो गई बात? एग्रीड? सो यहाँ तो डिफरेंट पोल्स पड़े हुए हैं, -5 पे सिंगल पोल पड़ा हुआ है, -3 पे डबल पोल पड़े हुए हैं, -3.5 एंड j ओमेगा पे भी कोई वैल्यू है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर पड़ा हुआ है, और -2 एंड सम j ओमेगा वैल्यूज पे आपके पास ये वाले पोल पड़े हुए हैं। बट these are the dominant poles, or these are the poles which are nearest to the j omega axis on the left half plane. So that's why if we have to reach the relative stability, we will be saying that
the relative stability, because the real component is -2, so we will be saying that this is the relative stability of the system. ठीक है? Yes, sir. And the most slowly decaying term, so because there will be so many terms, इसकी वजह से क्या term आएगी? इस पोल की वजह से e raised to power -5t वाली term आएगी, decaying term. इसकी वजह से जो real component आएगा, some component, suppose a e raised to power, बल्कि यूं कहना चाहिए a e raised to power -3.5t and something cosine of omega t प्लस θ1 या ओमेगा 1t. फिर उसके बाद डबल पोल पड़ा हुआ है, इस बात का मतलब है दैट वुड बी bt e raised to power -3t, और उसके बाद इसकी वजह से जो पड़ेगा दैट वुड बी c e raised to power -2t कोसाइन ओमेगा 2t प्लस θ2. तो समथिंग लाइक दैट. द स्लोएस्ट जो आपकी टर्म है, डिकेइंग टर्म है, वो कौन सी है? -2t wali. So in fact we have already talked about that in the last lecture, that the dominant pole wali jo term hai वो सबसे ज्यादा slow decay कर रही है. So that's why we approximate our system with those of dominant pole. So इसका order अगर हम system का देखें तो it is 2 to 4 5 6 7. It's a 7th order system, but as the dominant poles are these two complex conjugate pair जो आपका रखा हुआ है, so this system can be approximated as two-dimensional, a second order system. ठीक है? So the slowest डिकेइंग टर्म जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, इसके नेचुरल रिस्पांस के अंदर, दैट इज डिकेइंग एट e raised to power -2t वाली टर्म जो है वो है. ओके, so for a natural response to decay at least as quickly as exponential minus sigma t, a system must have a relative stability of at least sigma units. So इस बात का मतलब है if I am interested कि मेरा जो सिस्टम है वो at least e raised to power -3t पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो इतना decay, that should be the slowest term. Hello. हेलो. यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही आपकी है. आवाज नहीं आ रही थी सर पहले. मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब सर आ अभी रही आ है. रही है. रवि आ रही. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर Yes, बिल्कुल sir. आ रही है. तो बेटा जवाब दे दिया करो ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग बैठे हैं सर या नहीं जवाब बैठे? मुझे ऐसे लगा पहले जैसे मैं नहीं आ रही डिस्कनेक्ट हो थी. गया. काफी ज्यादा लोगों ने दी है. सर पहले आपकी आवाज नहीं अच्छा, आ रही इसका थी. मतलब, अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं वाकई डिस्कनेक्ट हुआ था. ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू. ओके, okay ji. So this concept is clear that the black zone is indicating the region of greater relative stability than sigma. ठीक है ना? यानी अगर इस जोन में मैं पोल्स को प्लेस करता जाऊंगा तो ऑफ कोर्स वो सिग्मा बढ़ता चला जाएगा, एंड इफ दीज पोल्स आर क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी एक्सिस, सो इन दैट केस ये ब्लैक जोन जो है इसकी जो relative stability है that would be greater than this sigma. So you will be moving in this direction and placing your dominant poles here. In that case, of course, you will be having the relative stability according to the placement of those poles. Agreed? यस सर. Yes, sir. Yes. ओके बेटा, किसी जगह पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे रोकें. आपके इस तरह खामोश बैठने से मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको हर चीज क्लियर है एंड एवरीथिंग इज रिडंडेंट फॉर यू, और जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो बिल्कुल ही सवाल गंदुम और जवाब चने वाली सिचुएशन होती है. तो मुझे रोक लें, कोई ऐसी बात नहीं है. मुझे कोई
रेस में मैं नहीं बैठा हुआ हूं कि मुझे कंप्लीट करनी है हर चीज. Okay, now let's connect relative stability and damping ratio. Can you connect it? अच्छा चलें. Suppose हमारे पास पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं. इसका मतलब ये है कि जो कि S1 और S2 जो हैं, that has got some real component and that has got some imaginary components. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है. एंड वी नो दैट अगर हमने इसका नेचुरल रिस्पॉन्स लिखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर का, so this is the situation. This is minus A and that's in fact G omega क्या लीजिए. ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ही है. So in that case, if we are interested in writing the natural response component, that would be some constant a e raised to power minus a t, because of that the real component, cosine omega t because the frequency is omega, the natural the oscillation frequency is omega, and some arbitrary theta. Now the damping ratio of such a system is what? It is zeta, and zeta is what? Zeta is equal to cosine of phi, and what is phi? Phi is this angle which is called the damping angle. ठीक है. and a and theta की अगर हम बात करें तो we can find it, this a and this theta can be found through the initial conditions, and as we said that this is your damping angle, phi is the damping angle. So as we increase phi, what happens? जब हम phi को increase करते हैं तो क्या होता है damping ratio के context में? कम होगी बिकॉज कोसाइन ऑफ फी है, तो जैसे जैसे फी बढ़ता चला जाएगा आपका जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा? ऑसिलेशंस जो है वो आपकी इंक्रीज करती जाएंगी. सो अ लो डैम्पिंग रेशियो इज अनडिजायर्ड फॉर मोस्ट ट्रैकिंग सिस्टम. एंड व्हाई, वी आर आस्किंग व्हाई. इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डैम्पिंग रेशियो कम होती चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशंस आती चली जाएंगी. एंड फॉर अ ट्रैकिंग सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिमांडेड कि एक अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी डाई डाउन करे और उसके अंदर मिनिमम ऑसिलेशंस होनी चाहिए. सो जैसे डैम्पिंग रेशियो कम हो रही है, इस बात का मतलब यह है कि ये आपके ऑसिलेशंस बढ़ रही हैं और जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है एक अच्छे ट्रैकिंग सिस्टम का वो उसके अंदर नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई वी से कि वी वांट अ हाई और लो डैम्पिंग रेशियो इज अनडिजायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रैकिंग सिस्टम्स. ठीक है. और best damping ratios, the people have been designing the control system, they have seen that जो अच्छी डैम्पिंग रेशियो है दैट इज damping angle जो है that is 45 and which is corresponding to the damping ratio of 0.707, which is cosine of 45 is 0.707. So as a result of that, जब आप कहते हैं कि मैं माइनस ए पे बैठा हुआ हूँ तो that is some sigma value. So ये वो जोन है. Now ये वो जोन है जो कि हम बात कर रहे थे कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का जोन है, ये सारा जोन जो था. ठीक, इस साइड पे रिलेटिव स्टेबिलिटी हमने कहा कि हमारी जैसे इस तरफ जाते जाएंगे आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. एंड नाउ वी हैव ब्रॉट इन अ न्यू कंस्ट्रेंट एज वेल व्हिच इज फी, बिकॉज वी वांट दैट दिस फी शुड बी स्मॉल. जैसे जैसे ये स्मॉल होगा तो इसका मतलब है डैम्पिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, और डैम्पिंग बढ़ेगी तो ऑसिलेशंस कम होंगी, और ऑसिलेशंस कम होंगी तो दैट वुड बी अ गुड ट्रैकिंग सिस्टम. जल्दी डाई डाउन करेगा विदाउट एनी ऑसिलेशंस. सो ये है वो प्लेस, यानी इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो आपके रूट्स हैं वो यहाँ हों. अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं और अगर रियल रूट्स हैं तो उनको यहाँ प्लेस होना चाहिए. तो मकसद ये वो जोन है जहाँ पे आपके
रूट्स जो हैं डोमिनेंट रूट्स कह लें या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो नियरेस्ट रूट हैं जी ओमेगा एक्सिस के, दो शुड बी प्लेस्ड हियर सो दैट ब्लैक जोन इज इन फैक्ट that's the doing the requirements of the damping ratio and relative stability. जब हम कंबाइन करते हैं तो दोनों constraints को कंबाइन करने के बाद ये वो जोन है जिसमें हमें अपने लोकेशन ऑफ द पोल्स जो है वो मिलता है. So the characteristic roots should be within the maximum damping angle phi so that the oscillatory term and the natural components of the response are damped quickly. यानी मैं उनकी वो भी चाह रहा हूँ कि नेचुरल रिस्पॉन्स जल्दी डाई डाउन करे, और phi जो है that is in fact association with the damping ratio and A is associated with the zeta term जो है उसके साथ damping ratio के साथ ये associated है relative stability के साथ. Questions please. सर डज दैट मीन कि जो हमारा डोमिनेंट पोल है वो इस रिलेटिव स्टेबिलिटी वाले रीजन में लाई करेगा तो हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी हाई होगी? जी देखिए ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे आप तो आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, इसी तरह से है ना सर? उसके लिए वी नीड टू हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ सिग्मा, राइट? ग्रेटर वैल्यू ऑफ सिग्मा. इस केस में यहाँ पे आपको क्योंकि हम ए कह रहे हैं तो दैट इज शोन एज ए द रियल कंपोनेंट आपके पोल की लोकेशन का, एंड फी इज द एंगल जहाँ पे पोल प्लेस होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर जो है वो प्लेस होंगे. एग्रीड? यस सर. ओके चलिए. Determine the relative stability of the system with the following transfer functions. Also determine the damping ratios of any complex conjugate pole pairs of the characteristic roots. अच्छा इस केस में आपके पास जी पोल्स की लोकेशन क्या है? हाजिक भाई बताएंगे पोल्स की लोकेशन? जी सर. जी बताएं बिस्मिल्लाह. सर एक 3 -4 ये 4 6 और 3. 4 6 और 3 पे जी. चलें, ये 4 है, इसको 6 कह लेते हैं, और ये 3 है. यही पोल है? नहीं माइनस नेगेटिव वाले एरिया में ना. तो फिर आप नेगेटिव आप बोले ना, इधर आपने तो तो नहीं बोला. अब तक जितना भी हमने काम किया उसमें तो पॉजिटिव एक्सिस पे तो हमने डाले ही नहीं है. फिर -4 बोलो ना यार. जी -4 -6 -3. नहीं मैं कहा चलें शायद जी, वो देखे ना अभी जितना भी हम करते रहे हैं वो सारा कुछ हम नेगेटिव एक्सिस में ले रहे थे. अच्छा चलो तो ये ठीक है अब? ठीक है जी ये? सर मेरे जी सही लग रहा है. डबल पोल क्या है? अगर वो जी इरफान आप कॉन्जुगेट क्या वो बोल ऊपर रहे हैं? नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा. JW करके -3 पे डबल पोल है. -3 पे डबल पोल है. थैंक यू इरफान. ओके हाँ डबल सो ओके जी, डबल पोल आपके पास है, जस्ट टू इंडिकेट के वेयर द पोल्स आर लोकेटेड. सो रिलेटिव स्टेबिलिटी बताएंगे आप? सर ये जो डिस्टेंस है 0 से पोल तक. तो बता दो ना यार. सर ये जो पोल्स की डिस्टेंस है 0 से बता दो ना. 3 4 6 3 यूनिट. 3 यूनिट्स डोमिनेंट पोल का -3 था. हाँ 3 3 यूनिट्स होगा. 3 यूनिट्स. अच्छा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्योंकि हमारे पास नहीं है, सो डैम्पिंग रेशियो की हम बात जो है वो नहीं कर रहे. इट्स अ काइंड ऑफ ये पोल जो है ये अनडैम्प सॉरी क्रिटिकली डैम्प्ड बिहेवियर शो कर रहे होंगे, एंड ये पोल्स जो हैं ये आपके ओवर डैम्प्ड
बिहेवियर शो कर रहे होंगे। अंडर डैम्प का क्योंकि नहीं है सिस्टम, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर नहीं है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डैम्पिंग रेशियो। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस वन? ये एग्जाम्पल कराने का मतलब यही है कि आपको हर चीज जो है वो क्लियर होती जाए। जी इरफान, प्लेसमेंट ऑफ पोल्स -2 ग्रेट, -2 एंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यार कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है? कंप्लीट करो स्क्वायर को, इसको हम S लिख सिग्मा सकते हैं ना, इट इज s + 2 सर -2 पे फिर डबल होगा और -5 पे भी डबल होगा। है। क्या हो गया? इट इज s + 1.5 स्क्वायर प्लस plus 2.78, 7.75, that's it, right? simple. 10 - 2.25, that would be 7.75. चलो इरफान आप बताओ बेटा, अब पोल्स की लोकेशन क्या है? सर 1.5 और प्लस 7.75 जे मेगा एक्स पे होगी। गुड, -1.5, ये मेरा सपोज -1.5 है, एंड जे ओमेगा एक्सिस जो है वो आपके पास कहाँ से आ रहा है? दैट इज कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मैं इस वक्त उस वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट इंपॉर्टेंट थिंग इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है मेरे पास, ठीक है। सो इस बात का मतलब है अगर मैं इसका y ऑफ t लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ फॉर अ स्टेप फंक्शन। यस सर। यहाँ से कौन सी टर्म आएगी? जनरलाइज टर्म, मतलब e raised to power -2t यहाँ से आएगी। यहाँ से क्या चीज आएगा? दैट वुड बी सम कांस्टेंट e raised to power -1.5t कोसाइन 7.75 t plus some theta. So a and theta can be found. ठीक है ना? जी सर। ओके, एंड अब स्टेप फंक्शन की बात हो रही है तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा और ये आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा। एग्रीड? अच्छा जी, अब वापस चलते हैं दोबारा एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, व्हाट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी? 1.5 यूनिट्स। 1.5, ग्रेट। ठीक, नाउ व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो? जी जी, जो कैलकुलेशन करनी है वो कर लें। ईशा, Sir, डैम्पिंग रेशियो के लिए 1.5 मुझे क्या over चाहिए बेटा? 7.75 sigma over omega n. ओके, दैट कुड बी डन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इनफैक्ट अगर हम आसान तरीका ढूंढें तो वो भी खैर मुश्किल नहीं है। जीटा जो है दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ फाई, और फाई जो है वो क्या एंगल है? दिस एंगल, दिस इज फाई। और अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये दोनों टर्म्स मुझे पता होनी चाहिए, बिकॉज फाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स omega over sigma. So that's equal to, this is your omega, and what's that value? So 79. 79? नो सर, मैं एंगल कहाँ की से बात आई? नहीं, एंगल आपने गलत फाइंड आउट किया। दिस इज W and that's 2.78। सॉरी सॉरी, आपकी बात मेरे ख्याल है मेरे सामने जो सॉल्यूशन रखा हुआ दूसरा था। अच्छा, so B was there. सर 61.65 डिग्री।
जी 61 पॉइंट बिल्कुल ठीक. So this is 2.78 and yeah 2.8 है probably, and that is you know that it is 1.5. So tangent inverse 2.78 divided by 1.5, that would be giving me this angle, which is equal to 61.65 degrees. And then if I'm interested in finding out zeta, the damping ratio, that would be 0.47. cosine of 61.65, and that's equal to 0.47. ठीक है. सो इनफैक्ट अगर विजुअलाइजेशन है कि व्हाट्स हैपनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आपका पोलिनोमियल है उसके साथ इस एस प्लेन का जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, इफ दिस इज कमिंग आउट इन योर माइंड्स, तो उसके बाद जो है इट्स अ डक शूट, फिर हर चीज जो है आपके सामने आना शुरू हो जाती है. बिकॉज ये जो आपके पास रेडियस है दैट इज ओमेगा एन, ये जो आपके पास रखा हुआ है दैट इज ओमेगा और ओमेगा डी, and omega d is equal to what? That is omega n, 1 minus zeta square. This is what? This is sigma. Sigma is equal to zeta omega n. So all these things आपके सामने रखी हुई हैं, और हमें पता है कि जो पोल्स हैं, अगर यहाँ पे पोल पड़े हुए हैं तो अनडैम्प्ड सिस्टम होगा. यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे ये पोल, तो ये आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा. यहाँ पे आके वही पोल्स जो चलते हुए आ रहे थे, अगर वो यहाँ पे डबल पोल बन जाता है तो ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा. और अगर आपके डिस्टिंक्ट पोल हैं तो इस बात का मतलब ये है कि आप ओवर डैम्प्ड हैं. और द टाइम रिस्पॉन्स दैट शुड बी इन योर माइंड्स एज वेल, कि किस तरह से अंडर डैम्प्ड सिस्टम बिहेव कर रहा है, किस तरह से ओवर डैम्प्ड और किस तरह से क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं. सो अगर ये दोनों पिक्चर्स, दिस वन and the time response, that how your time response is associated with this thing, कि आपके पास ओवर डैम्प्ड सिस्टम जो है वो ये है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जो है वो ये है, और अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, सेटलिंग टाइम किसका पहले आ रहा है. तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आपके ज़हन में है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट. एक्सक्यूज मी सर. जी बिस्मिल्लाह. सर सिग्मा ओवर ओमेगा एन से भी सेम वैल्यू आनी चाहिए ना जो cos फाई से आ रही है. सिग्मा ओवर ओमेगा हाँ. एन से सर, लेकिन जीटा इज मेरी इक्वल टू, जी 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 आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए. सर सिग्मा लेकिन ओवर, मेरी वैल्यू 0.53 आ रही है सिग्मा ओवर ओमेगा एन से. कोई गलती होगी फिर. मेरा तो यही ख्याल है कि सिग्मा ओवर ओमेगा एन, दिस इज इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है दैट इज ये ओमेगा है, ये ज़हन में रहे. दिस इज नॉट ओमेगा एन, यहां से जो चीज मिलेगी. ठीक है. ओके सर, ठीक है. बिकॉज अगर ये मेरा जो फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम है, ये फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मेरा जो रखा हुआ है, दैट वुड बी वो ओमेगा एन जो है वो उसके साथ एसोसिएट आप करेंगे. इन फैक्ट यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस सिस्टम एज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और फिर आप इसको वो कर सकते हैं. ठीक है. ओके सर, ठीक है सर. इनफैक्ट एक छोटी सी गलती हम कर गए, एक छोटी सी गलती हम कर गए जी, एक छोटी सी गलती हम कर गए, दैट इज कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे डबल पोल्स हैं. ठीक है, एग्रीड. सर ये जो आपने कहा कि 7.7 ओमेगा होगा, सर ये ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा सर? नहीं बेटा, ये तो मैं एस प्लस सिग्मा की बात कर रहा हूँ. दिस इज एस प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिखी हुई है ये चीज. सर मैं ये कह रहा हूँ ना सर, आपने वो ओमेगा को रेफर किया है सर. ये जी ओमेगा दिस इज ओमेगा ना, दिस इज सॉरी हाँ ठीक है ओमेगा. ठीक है, मैंने यही कहा था कि ओमेगा आप एसोसिएटेड है इसके साथ, और वो जो आप एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जो है, आप जब आप जीटा और ओमेगा एन को अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के साथ एसोसिएट करते हैं तब वो बात होती है. ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आप ये इस तरह से देख रहे हैं, लाइक वी हैव डन इट बिफोर. ठीक है जी सर. तो ये आपके पास फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम है. इसका रूट मैटलैब से देख लीजिएगा, आई डिडंट सॉल्व इट, और यहाँ से आपको एक रियल रूट मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, और यहाँ से आपके पास जो रूट आ रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हैं. तो जो भी रूट जो है वो नज़दीक होगा जे ओमेगा एक्सिस के, दैट वुड बी एसोसिएटेड विद द रिलेटिव स्टेबिलिटी टर्म के साथ वो एसोसिएटेड होगा. Similarly, if we move there,
तो ये आपके पास एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम जो है आपके पास मौजूद है। जी हाजिक, लोकेशन ऑफ द पोल्स। जल्दी जल्दी जी बेटा। वो तो पूछ रहे हैं। मैं आपको इस वजह से इन्वॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कि आप जरा थोड़ा एक्टिव हो जाएं। जी शाबाश, जल्दी जल्दी। कहाँ पे पोल्स है? मेरे साथ एक्टिव ही नहीं है कोई। चले चले जल्दी से जवाब देना, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। सर असल में ये थोड़ी रेंडर नहीं होगी। हाँ ये जी S-2 जी S-2 गुड, शाबाश। ठीक है। और एक ही ये जो दरमियान वाली है ना, ये जे और उस तरह है। हाँ तो बोलो ना कैसे मेरे करेंगे? पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, नहीं है कैलकुलेटर की जरूरत, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाते हैं यार? इसको अभी तक यहां नहीं पहुंचे हो तुम। सो दिस इज s plus 2.5 स्क्वायर। सो प्लस 20 में से 2.5 स्क्वायर माइनस कर दो, सो दैट वुड बी 13.75। दैट्स इट। ठीक है, वाह करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कारनामा मैंने नहीं किया। ये बातें जो है आपको एफएससी में आनी चाहिए थी। ओके, सो दिस इज द लोकेशन -2.5 रियल कंपोनेंट है, एंड ऑफ कोर्स आपके पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, एंड दैट थिंग विल बी कमिंग फ्रॉम, that is coming from 13.75, that is 3.70। ठीक, तो आपके पास अब रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हाजिक? 2। शाबाश, गुड, 2। और अगर मैं चाहूं कि डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करनी हो, व्हाट शुड बी माय पाथ ऑफ सॉल्विंग दिस? कम ऑन, जल्दी जल्दी, शाबाश, वेक अप। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि डैम्पिंग रेशियो जो है ये क्या है? कोसाइन फाई है। अभी थोड़ी देर पहले किया है बेटा, हाथ खड़ा करने में माहिर हो तुम। सो व्हाट इज फाई? फाई इज द डैम्पिंग एंगल। व्हाट इज डैम्पिंग एंगल? ये जो मेरे पोल्स पड़े हुए हैं, ठीक, ये वाला एंगल। सो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? अगर मुझे ये पता हो और ये पता हो, विच आई नो, ठीक है ना? सो फाई इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स 3.70 डिवाइडेड बाय 2.5 over 3.7। हाँ 2.5 नहीं, 3.7 over 2.5। Okay, so that's equal to 55.95 degrees, and then zeta will be equal to cosine of 55.95, and that would be equal to 0.56। ठीक है, मेमन भाई तशरीफ ले आए हैं या अभी तक उधर ही मामला आता है? सर वो डॉक्टर के पास गया है। खैरियत? सर तबीयत खराब थी 2-3 दिन से सर उसकी। अच्छा, चले, अल्लाह ताला खैर करे। ओके जी, सो the relationship of damping ratio and natural component and relative stability, so everything is clear. Any confusions please stop me there, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर वापसी ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमें हर वक्त चाहिए। Any confusions? मेरा क्वेश्चन है सर, जी ये जो हमारे पास सर जो जी जो हमने कैलकुलेट किया cos फाई से, सर ये हम हमेशा उसी टर्म का ये सर जीटा सर ये हमने सर उसी टर्म का कैलकुलेट करते हैं सर, जो ये हमारे मतलब प्लेन के ऊपर पड़ा, एक्सिस के ऊपर ना पड़ा हो, उसी उन्हीं सर पोल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव देखो, बात ये है ना कि उसने क्वेश्चन अगर आप देखो, अच्छा राइट सर, ठीक है ना? तो वो भी, और दूसरा ये कि अगर जो यहाँ पे पड़े हुए हैं उनकी हम जानते हैं, हर पोल जो है अगर आपके पोल्स सेपरेटेड हैं, इस बात का मतलब है दैट इज एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम काइंड ऑफ थिंग। अगर यही पोल प्ले भागते हुए यहाँ पे आ जाए, डबल पोल बन जाए, तो ये एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। उनके बारे में तो हम जानते हैं। असल चीज तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में है कि लोकेशन ऑफ द पोल्स क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की, सो दैट कि हमें डैम्पिंग रेशियो का पता चल सके।
नो सर, मैं कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल यही जिस तरह पोल्स पड़े हुए हैं जो प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं सर, वो अगर हमारे पास इससे पीछे एक और 2 पोल्स इसी तरह प्लेस्ड होते सर, तो हम जो कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे सर इस ये तरफ जो के इस तरफ सर उसके लेफ्ट पे सर -2.5 से पीछे पड़े हुए होते हैं। इधर पड़े हुए होते हैं, सपोज यस यहाँ सर। पड़े होते हैं, ठीक सर है। तो ये जो तो जी जी बोले बोले बोले, शाबाश, गुड, सर वेरी तो गुड जो अभी क्वेश्चन। सर जो अभी हमारे न्यू पोल्स हैं सर, अब हम इनका कंसीडर करेंगे, ये हमारे सिस्टम की जो है वो इनका डैमेज कंसीडर किया जाएगा, इनका कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज दीज आर द डोमिनेंट पोल्स। राइट अगर ये सर। मेरे पास ये सारे पोल्स हैं, मैं ये वाले पोल्स भी गिन रहता हूँ, सो इस बात का मतलब है दिस इज अ सिक्स्थ ऑर्डर सिस्टम, और सिक्स्थ ऑर्डर सिस्टम है, बट दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद द सेकंड ऑर्डर सिस्टम बिकॉज दीज आर द डोमिनेंट पोल्स। और डैम्पिंग रेशियो जो है आप इनकी जो लेंगे दैट वुड बी रीजनेबली अप्रोक्सीमेटिंग द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम। राइट सर, राइट सर। ठीक है ना? यस सर। देखिए अब अगर वो कह रहे हैं कि, लेकिन क्वेश्चन को बहरहाल जरूर देखना चाहिए। Also determine the damping ratios of the any complex conjugate pairs. Any complex conjugate pair. इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी जो मैंने सॉल्व नहीं किया। यहाँ से देखें दो कॉम्प्लेक्स, एक पेयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर यहाँ से आएगा, ठीक है ना? मेरे पास एक रियल आएगा प्लस एग्रीड। हेलो हेलो सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, और आपकी आवाज बीच में कट रही है। अब ठीक हुआ? कुछ आवाज बेहतर नहीं हुआ? आ रही सर, अभी तो भी आई। ठीक है, तो इस केस में अब ये स्क्रीन नजर आ रही है, एक 24/s³ वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम देख रहे हैं, वो आपके सामने है। यस यस सर, सर। विजिबल है। यस सर, आ रही है। ओके, सो इस केस में अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर यहाँ से आ रहा है और एक रियल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर यहाँ से आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने ये है आल्सो डिटरमिन द डैम्पिंग रेशियोज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, तो या आप इसकी कर दें या इसकी कर दें, बट ऑफ कोर्स which are the dominant poles that would be shown from the relative stability or the distance from the j omega axis, and you can approximate that with the second order system of the poles which are closest to the j omega axis, and then that damping ratio will of course be approximating with the damping net damping ratio of the system. ठीक है? यस सर। Okay. Okay, now should we okay, we move forward. मेरा ख्याल है मैं एक इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वजह यह है कि फिर वो लेंथ ऑफ द वीडियो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है।